जेल की सलाखें पकड़कर मुस्कान रस्तोगी चिल्ला रही है, चीख रही है, जेलर से झगड़ा कर रही है, कह रही है कि मुझे नशे की खेप लाके दो, मुझे नशे का इंजेक्शन मेरे शरीर के अंदर ठोको ताकि मैं नशा कर सकूं। लेकिन जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग आपको ऐसी कोई चीज मिलने वाली नहीं है और इसलिए मुस्कान रस्तोगी पागलों की तरह जेल की दीवारों पर अपना सर मार रही है, इधर उधर भाग रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। महिला वार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन पुरुषों के वार्ड में जो मुस्कान रस्तोगी का जो बॉयफ्रेंड है यानी साहिल शुक्ला, कुछ उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। वो भी नशा करना चाहता है, बार बार जेल के अंदर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि मुझे सूखा नशा करने दो, मुझे इंजेक्शन ला के दो। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि मुझे मुस्कान रस्तोगी के साथ एक ही सेल के अंदर छोड़ दो, हम खुश रहेंगे। लेकिन ये जो खुश और जश्न का जो इनका जो तरीका था पूरी दुनिया ने देखा। अब पूरी दुनिया इन पर थू थू कर रही है। बताएंगे अंदर की कहानी कि जेल के अंदर उनके साथ आगे क्या क्या चीजें हुई हैं, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हो रहे हैं जिससे बचना चाह रहे हैं और अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि बड़े मासूम हैं। लेकिन इन मासूम चेहरों की जो काली सच्चाई है, आज हमारे पास बकायदा ऑन रिकॉर्ड कागज पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे देख और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये पर्ची है। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो नाम लिखा है मुस्कान, बकायदा डॉक्टर साहब का भी नाम लिखा है, लेकिन हम डॉक्टर साहब का जो नाम है उसे ब्लर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये जो पर्ची आप देख रहे हैं, डॉक्टर की जो पर्ची देख रहे हैं, इसे मुस्कान रस्तोगी ने फर्जी तौर पर बनाई थी। ये 1 मार्च को अपना इलाज करवाने के लिए गई थी डॉक्टर साहब के पास और कहा था कि सर मुझे एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी कम करने के लिए मुझे नींद की गोलियां चाहिए। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कुछ रिकमेंडेशन दिया, कुछ ऐसी बातें बोली, वहां से चुपके से एक पर्ची निकाल लेती है, उस पर्ची को अच्छी तरीके से देखती है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठती है, हूबहू उसी पर्ची की नकल बनाकर एक अलग पर्ची बनाती है। जो पर्ची आप देख रहे हैं ये मुस्कान ने अपने पति को मारने के लिए ये पर्ची बनाई थी। इसमें गूगल पर जाकर कई सारी ऐसी दवाइयां रिसर्च करती कि जिससे ज्यादा नींद आ सके। उसमें जो दवाइयां थी, हमने दवाइयों का नाम ब्लर कर दिया है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन मुस्कान रस्तोगी इसी दवाइयों का इस्तेमाल कर मेडिकल स्टोर में जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि सारी दवाइयां आप मुझे दीजिए। जो मेडिकल स्टोर वाले थे उन्हें लगता है कि डॉक्टर की पर्ची है, डॉक्टर का नाम लिखा है, पेशेंट का नाम लिखा है और बहुत सारी चीजें हैं तो कोई शक नहीं करेगा। इसके बाद मुस्कान रस्तोगी के हाथ में एक ऐसा हथियार थमा दिया जाता है जिससे वो अपने पति को बड़े ही आसानी से मौत के घाट उतार सकती है। बकायदा आज हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें सौरभ की बहुत सारी ऐसी चीजें पता लग रही हैं कि उसके दिमाग के अंदर खून पहुंचा ही नहीं था। मतलब उसे इतना हैवी डोज दे दिया गया था दवाइयों का, उसी दवाई का जिसे फर्जी तौर पर उसी की बीवी उसे मारने के लिए लेकर आई थी, तब उसे उस हालत में मौत के घाट उतार दिया जाता है कमरे का कूलर ऑन करके। अब यहां तक कि जो मैंने आपको बात बताई उसमें आप ध्यान दीजिएगा। अब तक खबरें आप तक क्या पहुंची कि देखिए जो साहिल है उसकी माताजी की मौत हो चुकी थी और ये जो लड़की है मुस्कान उसने एक फर्जी अकाउंट बनाया। लेकिन अंदर की बात आपको पता है, उसने एक और फर्जी अकाउंट बनाया था, वो भी इसलिए क्योंकि उसे पता था कि कोई मासी मर चुकी है। मासी का भी फर्जी अकाउंट बनाकर ये साहिल को भ्रम में डाल रही थी, उसे बरगला रही थी कि तुम मेरे पति को किसी भी तरीके से मौत के घाट उतार दो। और जो सिंदूर का जो चक्कर है जो उसके माथे पर मिटाए नहीं मिट रहा, तो पुलिस को यह भी शक है कि हो ना हो इनके बीच में कुछ ऐसे शारीरिक संबंध बन चुके हों, जिसके बाद अब शक ये भी है कि क्या मुस्कान पेट से है, क्या मुस्कान प्रेगनेंसी के दौर पर है। बताएंगे अंदर की कहानी और चलिए आपको ले चलते हैं उसी कमरे के अंदर जिस कमरे में बकायदा मुस्कान ने अपने पति को मौत के घाट उतारा था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें तस्वीरें नहीं मिल पा रही थी उस कमरे के अंदर से, लेकिन हमने जो आपके सामने जो वीडियो हम चला रहे हैं इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे जाली के अंदर बाहर से हमने कोशिश की आपको वीडियो दिखाने की जिस कमरे में मुस्कान ने अपने पति को मौत के घाट उतारा है। ये वही वीडियो है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बिस्तर पर आपको नजर आ रहा होगा बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। इसी बिस्तर पर जो मुस्कान है अपने सिर कटी पति की लाश के साथ सो रही थी। जो आप पीछे दरवाजा खुला हुआ देख रहे हैं ये वो बाथरूम है जिस बाथरूम में ले जाकर सौरभ का दोनों ने मिलकर दोनों हाथ काटे, दोनों कलाइयां काटी और सर भी काटा। कमरे के अंदर आप देखेंगे अलमारी है, फर्श रखा है,
फर्श के आसपास जितने भी चीजें सामान बिखरे हुए हैं, यहीं पर उन्होंने एक एक खून को साफ किया है, एक एक कतरे को साफ किया है ब्लीचिंग पाउडर के जरिए। दिखाने की कोशिश की थी कि इस कमरे के अंदर हर चीज साफ सुथरी है। जो ब्लीचिंग पाउडर था उसे ब्लिंकिट के जरिए मंगवाया गया था। आधा किलो ब्लीचिंग पाउडर से इन्होंने पूरा कमरा साफ किया। इसी कमरे के अंदर उन्होंने बड़े इत्मीनान से कूलर ऑन कर कर अपने पति को, मुस्कान ने बड़े आराम से मौत के नींद सुला दिया, उसके हाथ पैर काट दिए और यहां तक कि पूरी दुनिया को से बचने के लिए इसी कमरे के अंदर ड्रम के अंदर अपने पति की लाश को ठूस ठूस कर भर दिया, ताकि ना बदबू आएगी, ना कोई सबूत रहेगा और ये किसी को कानो कान भनक नहीं लगेगी। बताएंगे कि किस तरीके से आज इस पूरी कहानी में, अब तक आपने जो भी कहानी सुनी होगी उसमें हर कोई ये कह रहा होगा कि देखिए जो लड़की के घर वाले हैं वो तो जिस तरीके से सामने आकर अपनी बेटी को कहने की फांसी दे दो, लड़की के घर वालों पे भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आरोप लगाएंगे हम लड़के के घर वालों के ऊपर भी। क्यों नहीं, जब बेटा 10 दिनों तक गायब था, क्यों नहीं लड़के के घर वालों ने सुध लेने की बारे में सोचा? क्यों नहीं किसी ने यह जानने की कोशिश की कि उनका बेटा पिछले 10 दिनों से कहां है? 3 या 4 दरमियानी रात को हत्या होती है, होली के बाद भी किसी को पता नहीं चलता। क्यों 10 से 11 दिन बीत जाते हैं? परिवार वालों को इतनी बेफिक्री है कि अपना बेटा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। इसमें गलती लड़के के परिवार वालों की कैसे है, बताएंगे अंदर की कहानी इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। तो जिस तरीके से ये जो पूरी वारदात है इसे अंजाम दिया गया और उसके बाद जब पुलिस दोनों को अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं और तब पता लगता है कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान है। उसने साहिल का भी इस्तेमाल किया और सौरभ का मिसयूज समझिए, यूज समझिए तो वो कर ही रही थी। लेकिन साहिल को कैसे वो लगातार बेवकूफ़ बनाती जा रही थी, साहिल उसकी बातों में आता जा रहा था और यहाँ तक कि दोनों ने मर्डर प्लान करने से पहले एक मूवी भी देखी। अक्सर हर खबर में आता है किसी ने मूवी देखकर ये प्लान किया। बहुत सारी मूवीज़ आती है जिसमें दृश्यम टॉप पर रहती है। दृश्यम देखकर लोग मर्डर करते हैं, उसके तरीके से देख लेते हैं कि कैसे जो लाश है उसे छुपाएं, किस तरह से हम अपना सबूत मिटाएं। लेकिन जो मुस्कान है वो बहुत पहले ही प्लान बना चुकी थी, 4-5 महीने पहले, कि सौरभ को उसे रास्ते से हटाना है। लेकिन इस बात के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल को मना नहीं पा रही थी। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो साहिल को कैसे इस पूरे मामले में इन्वॉल्व करे। उसके लिए भी वो चाल पर चाल चलती है और जब साहिल मान जाता है तब ये दोनों इसी कमरे के अंदर बैठकर यूट्यूब पर, गूगल पर तमाम मर्डर मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर सर्च करते हैं कि आखिर किस तरीके से कत्ल किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं, पुलिस को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए और कई सारी चीज़ें उन्होंने देखी। तब इनकी लिस्ट में एक मूवी आई, नाम है हसीन दिलरुबा। और इसी मूवी के दोनों पार्ट देखकर बाकायदा इत्मीनान से इन दोनों ने इसी कमरे में बैठकर, जब सौरभ यहाँ मौजूद नहीं था, सौरभ लंदन में था, तब उसकी पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर ये मूवी देख रहे थे और इस मूवी के ज़रिए आइडिया ले रहे थे कि आखिर कत्ल तो कर दिया जाएगा, हम आइडिया निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद लाश को छुपाना कैसे है, कैसे बचना है, क्या पैंतरे होते हैं, पुलिस के सामने कैसे मुझे जवाब देना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस मूवी के ज़रिए मुस्कान ने सीखी और फिर ये लोग तय करते हैं कि हमें फला तारीख को सौरभ का कत्ल करना है। अब ये सारी चीज़ें आई, लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो सौरभ है मुस्कान से बहुत प्यार करता था। अब इस प्यार की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ सौरभ नहीं, मुस्कान भी सौरभ को उतना ही प्यार कर रही थी। अगर आप उसके पुराने टाइम में देखेंगे, साल 2016 में जब ये शादी करते हैं तो उससे पहले ही करीब 2 या 2.5 साल पहले लोग मिल चुके होते हैं। एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं इनकी फैमिली, तब सूरत के रास्ते में इनकी मुलाकात होती है और कुछ आसपास में सत्संग वगैरह में जाया करते थे, तब ये दोनों एक दूसरे से टकराते थे। इन दोनों के बीच में प्यार ऐसा हो जाता है कि परिवार के खिलाफ बगावत करते हैं। यहाँ तक कि जब करीब मुस्कान की उम्र 13 साल रही होगी तब वो अपने घर से भाग भी गई थी सौरभ के साथ। ये दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगे थे कि जब सौरभ की फैमिली ने मना किया, मुस्कान की फैमिली गुस्सा करने लगी कि अभी तुम्हारी कोई उम्र है, तब ये सौरभ के साथ भाग जाती है। भागने के बाद परिवार को लगता है कि उनकी बेटी किडनैप हो गई, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है और फिर एक दिन बाद पुलिस इन दोनों को ढूंढकर लाती है।
ये एक बार नहीं, इसके बाद दोबारा फिर से 5-6 महीने बीतते हैं, फिर ये दोनों भाग जाते हैं। परिवार फिर परेशान हो जाता है, परिवार को फिर लगता है कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उनके मन में डाउट था कि हो सकता है सौरभ मुस्कान एक साथ फिर भाग गए हों। फिर से पुलिस इन्हें ढूंढ कर लाती है, लेकिन 2016 में ये तीसरी बार भागते हैं और तब ये शादी कर कर लौटते हैं। 2016 में जब ये दोनों मन बनाते हैं कि अब हमें भाग जाना है, हमें किसी की नहीं सुननी, तो ये सीधे मंदिर जाते हैं, वहाँ शादी करते हैं, फिर अपने अपने परिवार के सामने आते हैं। अब जब मुस्कान अपने परिवार के सामने दुल्हन के जोड़े में सिंदूर लगाए खड़ी होती है उस लड़के के साथ जिसे वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे, तो बेटी को इस तरह से देख के जो मुस्कान की फैमिली है वो मान जाती है, दोनों को आशीर्वाद देती है। इसके बाद जब सौरभ अपने घर पे मुस्कान को ले जाता है ऐसे लिबास में, तब उनके माता पिता गुस्सा ज़रूर करते हैं, लेकिन अब बेटे ने कोई कदम उठाया है, बेटे की खुशी में वो शामिल होते हैं और फिर अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब मुस्कान उस घर में आ जाती है तो लगातार लड़ाइयाँ होती हैं। जब हमने उनके परिवार से जानने की कोशिश की तो पता चला कि लगातार दोनों के बीच में लड़ाई, माफ़ करिएगा, दोनों परिवारों के बीच में कलह हो रही थी, और तो और मुस्कान उस घर में बहुत ज़्यादा कलह का कारण बन रही थी। छोटी छोटी चीज़ों पर मुस्कान लड़ा करती थी, और ये सारी बातें मुस्कान की सास ने जब अपने बेटे से कही तब बातें और बिगड़ गईं। सौरभ को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई और सौरभ अपनी पत्नी को लेकर उसी गली के आसपास किसी मोहल्ले में शिफ्ट हो गया। यानी वो अपने परिवार से ज़्यादा दूर नहीं गया, 5-6 घर छोड़कर उसने किराए पर एक कमरा ले लिया। अब ये सारी बातें जब सौरभ के पिता को पता लगती हैं तो उन्हें लगता है कि उनके बेटे ने उनका दिल तोड़ दिया, और इसके बाद वो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। यहाँ तक कि सौरभ से 2 साल तक ये लोग बात तक नहीं करते। जब सौरभ 21 में शिफ्ट होता है, अपनी पत्नी के साथ मर्चेंट नेवी की जॉब भी छोड़ता है, फिर लंदन फिर से बेकरी में जॉब करने जाता है, तो लगातार जो परिवार है वो सौरभ से बात ही नहीं कर रहा था, कोई मैसेजेस भी नहीं हो रहे थे। यहाँ तक कि उसकी बहन है वो कभी कभी हाल ले लेती थी, अदरवाइज सौरभ के साथ परिवार का बिल्कुल आप ये समझिए कि जो रुख है वो पलट गया था, और एक मैसेज एक कॉल नहीं होता था। और यही सारी बातें मुस्कान को पता लग गई थी, और कत्ल करते वक्त मुस्कान ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। मुस्कान ने सोचा कि जो परिवार अपने बेटे को जिंदा रहते नहीं पूछ रहा, वो मरते वक्त क्या पूछेगा। जब मुस्कान को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, उसे समझ में आ गया कि 2-2.5 साल हो गए लगातार जो मेरा हस्बैंड है सौरभ, उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसके परिवार उसकी कुछ पूछता नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी बेटी कैसी है, तुम्हारी फैमिली कैसी है, मिलने कब आ रहे हो, बेटा कहाँ पर हो। जब कोई जवाब या कोई सवाल नहीं किया जाता, तब मुस्कान को लगा कि कत्ल करना आसान है। उसे लगा कि सौरभ का कत्ल कर दिया जाएगा और इसके बाद लाश को भी छुपा दिया जाएगा, क्योंकि उसने मूवी देख ली थी, और परिवार वाले वैसे भी नहीं पूछते। जब कभी भूले बिसरे 6-7 1 साल बाद वो पूछेंगे तब कह देंगे कि वो लंदन में ही शिफ्ट हो गया है, वो किसी और के साथ चला गया। इसके अलावा अगर उसके जॉब जो वो जॉब करता है वहाँ कोई पूछेगा तो भारत का कोई बहाना बना देंगे कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग मुस्कान ने की थी, और ऐसे में परिवार पर भी सवाल उठते हैं कि आपका बेटा अगर अलग शिफ्ट हुआ है, आपने प्रॉपर्टी से निकाल दिया है, तो घर का कोई सदस्य है जो उससे लगातार बात कर सकता था, आपने उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया। और ये बहुत बड़ा कारण है। मुस्कान को एक रीज़न मिल गया कि भाई जब इस लड़के को कोई पूछ ही नहीं रहा तो इसके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है। और तो और ये सारी चीज़ें जब सामने आई, ये सब चीज़ें जब निकल कर सामने आई, तो मुस्कान का एक और कैरेक्टर, एक और उसका जो चेहरा है वो भी सामने आया कि मुस्कान किस तरीके से, जिस तरह से उसने सौरभ के साथ किया, उसके इतर वो साहिल को भी इस्तेमाल कर रही थी। मैं आपको कुछ चैट पढ़कर सुनाती हूँ, उसने साहिल को क्या लिखी है स्नैपचैट पे। वो लिखती है, तुम अगर सौरभ का वध यानी हत्या कर दोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। ये वो चैट है, इसमें वध शब्द पर बहुत सारे लोग आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन ये वो चैट है जो मुस्कान ने एक्चुअल साहिल को स्नैपचैट पर की उसके माँ के अकाउंट से, यानी ये बनकर की कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें सौरभ का वध करना होगा। इसके बाद वो लिखती है कि अगर तुम्हें नई जिंदगी चाहिए तो तुम्हें मुस्कान से शादी करनी होगी, और साथ ही साथ लिखती है उसकी माँ बनकर कि मेरी आखिरी इच्छा है बेटा कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और जब साहिल ये सब पढ़ता है, क्योंकि साहिल का बताया जा रहा है कि उसके जो नाना थे वो एस्ट्रोलॉजर थे, साहिल का भूत प्रेत इन सब में बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था। यहाँ तक कि साहिल की जब माँ मरी तो उसे लगता था कि उसकी माँ भी जिंदा है, उससे बातें करती हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो उसका एक भाई है वो लंदन शिफ्ट हो गया, उसके पिता इधर नोएडा साइड आ गए, और साहिल जो है वो अभी भी मेरठ में रहता था, क्योंकि उसका यही सब बर्ताव था जो उसके परिवार को पसंद नहीं आ रहा था। और यही सारे रीज़न जो हैं मुस्कान को मिलते चले गए। मैं बार बार कह रही हूँ, पूरी मास्टरमाइंड है मुस्कान। उसको साहिल के लिए भी उसे रीज़न मिला कि साहिल को कैसे अपनी साइड कर सकते हैं, कैसे सारा प्लान कर सकते हैं और कैसे उससे मर्डर करवाया जा सकता है। इसके अलावा
सौरभ का कत्ल करने का भी उसको बहुत ही इजी रीज़न मिला कि परिवार बात ही नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुस्कान के लिए प्लस पॉइंट बनती चली गई और उसने इस कत्ल को अंजाम दिया। और तो और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई कि 6 लाख रुपए की बात आई, 1 लाख रुपए की बात आई। इस पर भी मुस्कान के परिवार ने सफाई दी, क्योंकि जब लड़के के परिवार यानी सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया कि मुस्कान की जो फैमिली है वो मेरे बेटे का मिसयूज़ करती थी, उससे पैसे लेती थी, जिस पर जो मुस्कान के पिता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार हुआ ऐसा कि जो सौरभ का दोस्त है, जब वो लंदन में काम करता था और जब वो वापस आ रहा था तो उसके जो सारे पैसे हैं वो डूब गए, सारे पैसे उसके चोरी हो गए, वो भारत तक नहीं ला पाया। तो ऐसे में जो सौरभ है वो डर गया था और इसलिए उसने मुझसे अकाउंट नंबर मांगा था और मेरे अकाउंट में उसने 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे और यहाँ आने के बाद उसने उसमें से 40 लाख रुपए माफ़ करिए 40,000 रुपये निकाल लिए। और तो और मुस्कान ने भी 20-20 हज़ार करके 2 बार रकम निकाली थी और इस पर उनका कहना है कि उनके पास कभी भी उन्होंने सौरभ से पैसे नहीं लिए, कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप चाहें तो हर एक चीज़ की जांच कर सकते हैं। और तो और एक प्रश्न और उठ रहा है कि जो मुस्कान की माताजी हैं उनके ऊपर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो सौतेली माँ हैं, वो भी इसमें मिली हो सकती है। उन्होंने आइडिया दिया होगा, लेकिन उन्होंने भी साफ कर दिया है कि अगर किसी को शक है कि मैं मुस्कान की असली माँ नहीं हूँ, अगर मैं उसके लिए फांसी मांग रही हूँ, सबको लग रहा है कि मैं उसकी असली माँ नहीं हो सकती, तो बेशक आप मेरा DNA टेस्ट करवा लीजिए। ये माँ ने साफ तौर पर कह दिया है। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो प्लानिंग प्लॉटिंग किया, मुस्कान ने बेहद चालाकी से दिमाग लगाया। उसने ये तक नहीं सोचा कि उसकी एक बच्ची है छोटी सी, और जैसा मुस्कान का रवैया है, हो सकता है कल को अगर उसकी बेटी भी रोड़ा बनती ना, तो वो औरत अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ती। जैसी उसकी मानसिकता है, जिस तरह से वो नशे की आदी हो चुकी है, वो जेल में लड़ रही है, जेलर से लड़ रही है, उसको सिर्फ ड्रग्स चाहिए, उसको सिर्फ नशा चाहिए। वो बार बार कह रही है कि या तो मुझे साहिल के साथ रखो, मैं साहिल से प्यार करती हूँ, मैं साहिल के साथ ही रहूँगी। दोनों इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि हमें एक ही बैरक में रखा जाए, हमें एक ही सेल में रखा जाए। हम प्यार करते हैं और साथ ही साथ नशे की डिमांड कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमें नशा कराओ। अब ऐसे में जो पुलिस वाले हैं वो कई सारे टेस्ट भी कराने की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो मुस्कान है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया जाएगा। पुलिस को शक है कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे रिलेशन बने होंगे जिसकी वजह से जो मुस्कान है वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। तो अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो पुलिस है वो मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराए। अब ये जो केस है बेहद पेचीदा होता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इसमें एक चीज़ और सामने आई है, एक CCTV, जिस तरह से दीपक ने आपको कमरे की चीज़ें दिखाई, एक CCTV मैं और आपको दिखाती हूँ। ये करीब करीब 2 घंटे पहले का है सौरभ का, जब उसकी मौत हुई, मतलब अपने मरने से 2 घंटे पहले का CCTV है, जिसमें वो अपने घर वापस आता है। क्योंकि जो मुस्कान है वो उससे झगड़ा कर लेती है। झगड़ा करने का रीज़न भी देखिए मुस्कान का क्या था, ताकि वो खाने में जो नशीली दवाएं थी वो मिला सके, इसलिए वो सौरभ से उस रात झगड़ा करती है। सौरभ गुस्सा होकर घर से चला जाता है, फिर रात में कोफ्ता खरीद कर लाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। कोफ्ता खरीद कर लाता है, बाइक पर बैठा हुआ है, पीछे आगे उसका एक दोस्त बैठा है, वो उसे घर पर छोड़ता है, वो घर के अंदर जाता है। जैसे ही उसके बाद ही करीब 2 घंटे बाद ही ये मुस्कान जो है वो सौरभ का कत्ल कर देती है, और ना सिर्फ कत्ल करती है बल्कि वो उसके टुकड़े तक करती है और फिर अपने ही पति की लाश को इस तरह से छुपाती है ताकि पुलिस भी जब आए तो पुलिस को भी पता ना चले। तो सुना आपने कि किस तरीके से मुस्कान रस्तोगी 9वीं फेल लड़की ने दोनों लड़कों को अपने कठपुतली की तरह नचाया। एक CA की पढ़ाई कर रहा है, एक खुद जो मर्चेंट नेवी का काम कर रहा था। अब यहां पर आपको बहुत मेन चीजें समझने की जरूरत है। जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है हम कमेंट सेक्शन में से पिन भी कर देंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे टेक्निकल शब्द हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको आसान शब्दों में आपको समझाने की। दरअसल सुनिए, समझिए कि पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम क्या होता है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपका अगर हाथ कभी कटता है, अगर आप अभी किसी से बातचीत कर रहे हैं या कोई जिंदा है, अगर उसका हाथ कटता है तो खून रिसता रहता है, फिर कुछ देर बाद क्लॉटिंग हो जाती है। मतलब जब उस इंसान के साथ कोई काट पीट की जा रही थी, वो इंसान जिंदा था, खून गर्म था, खून निकला और फिर कुछ देर बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्लॉटिंग मतलब सूख जाना जाता है, खून में थक्का लगता है। अब क्या होता है कि कोई इंसान मर जाए, फिर अगर आप उसका हाथ पैर काटें तो खून रिसता रहेगा, मतलब बॉडी में जितना भी खून था वो सब बहकर बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिए, अगर कभी भी अगर आपके सामने कोई लाश हो और आपको पता करना हो कि इसे मारने के बाद काटा है या मारने के पहले काटा है, आपको पता लग जाएगा। मरने के बाद खून बहता हुआ चला जाएगा, कहीं पर भी थक्का नहीं लगेगा। अब ये होता क्या है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता ये लगता है कि जिस तरीके से जो हाथ पैर काटा गया था उसमें थक्का लगा ही नहीं था। मतलब बेहोशी की हालत में जब उसे मारा जा रहा था बड़े क्रूर तरीके से, तब वो होश में ही नहीं था। दवाइयों की हेवी डोज से वो पहले ही अधमरा हो चुका था।
दिमाग तक खून पहुंच ही नहीं रहा था। तो जब ये सारी जो चीज़ें जब डॉक्टर को पता लगती है तो डॉक्टर जानने की कोशिश कर रहे थे क्या कोई ऐसा अंश बचा होगा कि जिसमें जब उसे मारा जा रहा होगा उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की थी। तो पता लगा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। मारने के बाद, तसल्ली करने के बाद कि जान निकल चुकी है, सांस नहीं जा रही है अंदर, ना सांस बाहर आ रही है, तब ये उस लाश को ले जाकर इसी कमरे के बाथरूम में ले जाते हैं। दोनों हाथ काटते हैं, दोनों हथेलियां काटते हैं, जो सिर है उसे अलग कर देते हैं और बड़े आराम से उसे पैक कर कर झोले के अंदर ये जो साहिल है इसे अपने घर लेकर चले जाता है, जो वहां से लगभग कुछ ही दूर पर था। अब जो धड़ है वो उसी बेड पर और उसी की बीवी के साथ वहीं पर रखी हुई थी। अब होता क्या है, 15 मिनट गुजरे थे और जो मुस्कान रस्तोगी है उसके मन में बेचैनी उठना शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि मैं एक लाश के साथ एक कमरे में क्या कर रही हूं। बेचैनी की हालत में वो साहिल को फोन करती है और कहती है कि मुझे अपने पास बुला लो, मैं इस घर में और अपने एक्स हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ, मैंने जीने मरने का सपना देखा है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। इसके बाद अपने पति की लाश, सिर कटी लाश को वहीं छोड़कर ये वहां पर चली जाती है। फिर अगली रोज जो प्लानिंग बनती, जिस तरीके से बाकायदा 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे जाते हैं, जो तमाम जो खबरें हैं ड्रम लिया जाता है उसमें डाला जाता है। अब यहाँ पर चीजें क्या होती हैं, होता यह है कि कई तरीके के दावे किए जाते हैं। उसमें यह कहा जाता है कि जो लड़की है वो माँ के घर पर जाती है, सारी कहानी बताती हैं, लेकिन लड़के के घर वालों का, जो खासतौर पर भाई का कहना है कि जब मजदूरों को बुलाया गया कि इस ड्रम को बाहर रखो साफ सफाई के लिए, तो मजदूर पहले समझ चुके थे कि शायद यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तो मजदूरों ने पहली बार इस चीज की जो जानकारी है पुलिस को दी, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। ऐसे तमाम तरीके के दावे किए गए, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पे कह दी कि नहीं, सबसे पहले माँ ही आई थी, माँ के साथ 2 घरवाले आए थे, उन्होंने आकर हमें जानकारी दी है। लेकिन शक सबसे पहले घर पर पहुंचे मजदूरों को हुआ था, जब उन्होंने देखा कि ड्रम कुछ ज्यादा ही भारी है, कमरे से एक अजीब तरीके की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। लेकिन इस बदबू को छुपाने के लिए कूलर चलाया गया, परफ्यूम मारा गया, ब्लीचिंग पाउडर से पूरा घर धोया गया, इतना दिमाग काम कर रहा था। लेकिन जब सारी चीजें धराशायी हो जाती हैं तब जाकर असलियत सामने आती है। अब यहाँ पे ये जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो पता लगा कि जब पहली बार ये जो साहिल है अपने मुस्कान के साथ प्लान ये बनाता है कि जब भी सौरभ विदेश से घर आएगा तुम उसका पासपोर्ट छुपा लेना, क्योंकि अगर मान लो उसने तुमसे झगड़ा कर लिया और चुपचाप उठाकर दोबारा विदेश चला जाएगा तो हमारा मौका हाथ से छूट जाएगा। उस मौके को रखने के लिए ये लोग चुपचाप सौरभ का पासपोर्ट छुपा देते हैं कि सौरभ कभी भी दूसरी से तीसरी बार विदेश ना जा पाए, उनके मकर जाल में ये फंस जाए और इस तरीके से फंसे कि इस बार मौत के घाट उतार कर ही उनका पूरा प्लान अच्छी तरीके से चल जाए। अब होता क्या है, प्लान बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन जो पैसों का जो नशा था वो खत्म होता है और धीरे धीरे जब ये जेल के अंदर जाते हैं तमाम तरीकों से इनकी खातिरदारी करते हैं, वकील से लेके पुलिस वाले भी, लेकिन जेल के अंदर जो इनकी बेताबी है एक दूसरे को पाने की वो अब भी खत्म नहीं हो रही है। पुलिस को शक है कि ये हो सकता है कि इनके बीच में शारीरिक संबंध बन चुके हों, और ये भी हो सकता है कि जो बेताबी दिख रही है, जो समझ में आ रही है, ये जो मुस्कान रस्तोगी है ये साहिल के बच्चे से शायद प्रेग्नेंट भी हो और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए अभी भी तड़प रहे हैं। और इसलिए पुलिस प्रेगनेंसी टेस्ट करवा रही है मुस्कान रस्तोगी का, 26 साल की लड़की का, 9वीं फेल लड़की का, कि कहीं इसने बच्चे के लिए अपने पहले पति को तो मौत के घाट नहीं उतार दिया। उन्हें पुलिस को यह भी शक है कि ऐसा हो सकता है कि शायद मुस्कान प्रेग्नेंट हो और इसी वजह से ये ना चाहती हो कि सौरभ को पता लग जाए कि साहिल का जो बच्चा है उसके पेट के अंदर है, और इसलिए उसने सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान भी बनाया है। पता ये भी लगा है कि ये लोग कुछ साल पहले भी जो स्कूल का रीयूनियन था वहां पे एक दूसरे से मिले भी थे। तो क्या स्कूल की रीयूनियन में इन दोनों ने प्लान बनाया? क्योंकि जो प्लानिंग और प्लॉटिंग है जो मुस्कान की, उसका प्यार से कुछ इस तरीके से मन उठा क्योंकि सौरभ अक्सर बाहर रहता था, और खबरें ये भी सामने आई हैं कि सौरभ ने हमेशा बताया अपनी बीवी को कि मर्चेंट नेवी का काम करता था। अचानक से उसने बेकरी शॉप में काम करना शुरू क्यों कर दिया? क्या सौरभ भी अपनी बीवी से झूठ बोल रहा था? क्योंकि बीवी तो झूठ बोल ही रही थी, यहां कहीं मियां बीवी एक दूसरे से झूठ बोलकर एक दूसरे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत अच्छी नौकरी करता हूं, बहुत पैसे वाली नौकरी करता हूं। क्योंकि सौरभ बेकरी में नौकरी कर रहा था, ना घर वालों को मालूम था, ना खुद मुस्कान को मालूम था, तो चुपचाप उसे बेकरी की नौकरी क्यों करनी पड़ी? क्या वो झूठ तो नहीं बोल रहा था कि मर्चेंट नेवी में काम कर रहा था, घर वालों को दिखाने की कोशिश कर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं?
क्योंकि मर्चेंट नेवी में जिस हिसाब से पैसे मिलते हैं वैसे पैसे में जो जिस तरीके से ये लोग रहन सहन था वो एक अच्छे घर में रह सकते थे। लेकिन वहां पर सौरभ क्यों उसने झूठ बोला अपने परिवार से, अपनी बीवी से, मुस्कान रस्तोगी से, क्यों मर्चेंट नेवी में काम करता है बजाय ये कि वहां पर लंदन में एक बेकरी शॉप में एक आम नौकरी कर रहा था। तो इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर आएगी। जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम तक।